हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी यूपी बोर्ड पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में एक चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सत्ता की साझेदारी और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर है संघवाद। और इसके साथ एक चैप्टर और लग के आता है जिसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये तीन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मिलने वाले हैं 9 नंबर। 9 नंबर मिलेंगे ये तीन चैप्टर पढ़ने के बाद, जो कि सत्ता की साझेदारी और संघवाद आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आज जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे सत्ता की साझेदारी की, कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सत्ता है क्या चीज। यानी कोई सरकार, कहा जाता है कि सरकार सत्ता में आ गई है। ठीक है भाई, सरकार सत्ता में आ जाती है, लेकिन ये सत्ता है क्या? शासन। ठीक। सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य है कि किसी देश में शासन करने की जो सामाजिक प्रक्रिया है और उस शक्ति को, जो शासन करने की जो शक्ति है, इस शक्ति का बंटवारा करना किसमें? अलग अलग सरकार को बना देना। कैसे सरकार बनेगी? आप सामुदायिक सरकार बना सकते, सामुदायिक सरकार बना के सत्ता की शक्तियों को बांट सकते हो। ये कहलाता, इस तरीके से जो शक्ति होती है, जो शासन होता है, वो कहलाता है सत्ता की साझेदारी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और ये जो सत्ता की साझेदारी है, ठीक, सामुदायिक सरकार जो बनेगी या जो शक्ति है उसी को क्या करना है? बांट देना है। ठीक। इसमें मुख्य रूप से 2 देशों को लिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि 2 देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक तरफ आपका आता है बेल्जियम की बात बताई गई है, और एक तरफ आपको मिलेगा श्रीलंका। दोनों देशों के बारे में और दोनों देशों के शासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि किस तरीके की शासन व्यवस्था है, किस तरीके से वहां पर शासन हुआ करता है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करेंगे। तो जब हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम यूरोप का एक देश है, यूरोप का छोटा सा देश है, जिसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें कि भाई बेल्जियम की जो जनसंख्या है, जनसंख्या की बात करें और क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग अपने भारत का जो हरियाणा राज्य है, भारत के हरियाणा के राज्य से भी छोटा मिलेगा। हरियाणा से छोटा होगा, हरियाणा राज्य से छोटा है बेल्जियम का क्षेत्रफल। बेल्जियम कहाँ का है? यूरोप का है। अब इसका जो क्षेत्रफल है हरियाणा से बिल्कुल हरियाणा से छोटा होगा। ठीक है। इसकी सीमा की अगर हम बात करें कि इसकी सीमा किन किन देशों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है, हमने ये बात कर लिया कि बेल्जियम कहाँ का है, तो यूरोप का है। बेल्जियम का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा से
छोटा है, हरियाणा से ज्यादा नहीं है, हरियाणा से छोटा है। सीमा की बात कर लेते हैं तो सीमा में एक आपका आता है नीदरलैंड। इसकी सीमाएं कहां कहां से लगी हुई है? नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग भी एक देश है, ठीक है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से हर साल लगभग पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेल्जियम की जो सीमा है निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो आपको याद रखना है नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी, ये 4 देश हैं। इन 4 देशों में फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, इन 4 देशों के साथ बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी देश देता है, कोई भी देश दे, तो किसी भी देश के साथ बेल्जियम की सीमा नहीं लगती है। आपको ये याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और फ्रांस, इन 4 देशों के साथ बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। ठीक, यहां तक आपका ये वाला मैटर पूरा बिल्कुल साफ हो गया। अभी हमने क्षेत्रफल की बात की तो जनसंख्या की भी बात बनती है भाई कि बेल्जियम में की जो जनसंख्या है वो कितना है। तो हम अगर जनसंख्या की बात करें, बेल्जियम की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग 1 करोड़, लगभग कितनी मिलेगी? 1 करोड़ मिलती है। ठीक है, बेल्जियम की जो जनसंख्या है लगभग कितनी मिलती है? 1 करोड़ जनसंख्या मिलती है। अब हम इसके सामाजिक ढांचे की बात करेंगे कि इसका सामाजिक ढांचा किस तरीके का है, किस तरीके के लोग वहां पर रहते हैं बेल्जियम में। तो बेल्जियम की जो जनसंख्या है 1 करोड़ है। बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा है। तो बेल्जियम में 3 तरीके के लोग होंगे। कौन कौन से 3 तरीके से हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। कौन से होंगे? तो देश की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें, कुल जनसंख्या में अगर हम बात करें तो 59%। कितने परसेंट मिलेंगे आपको? 59%। क्या मिलेंगे? 59% मिलेंगे आपको यहां पर। ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, ये ध्यान देना। इनके क्षेत्र का नाम क्या है? फ्लेमिश। फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और लोग इन्हें डच कहते हैं। ये कौन है? डच। डच कहा जाता है इनको। पूरे बेल्जियम में कुल जनसंख्या का 59% किस क्षेत्र में रहते हैं? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो डच के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसी कुल जनसंख्या में से आपके पास है 40%, 40% ये रहते हैं वोलोनिया क्षेत्र में। कहां पर रहेंगे? वेलोनिया क्षेत्र में, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, और इनको कहा जाता है फ्रेंच। इनको क्या बोलेंगे? फ्रेंच बोलते हैं। 59% और 40%। अब बचा 1%। 1% जो बचा, ये 1% लोग जर्मन के थे। 1% लोग कौन होंगे? जर्मन होंगे। ये बेल्जियम की एक सामाजिक व्यवस्था है। जो 61% क्या है? फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। कौन सी भाषा बोला करते थे? डच। डच ये इनकी भाषा है, याद रखना। ये इनकी क्या है? भाषा है। फ्रेंच इनकी क्या है? भाषा है। ये याद रखिएगा। ठीक है, और 40% जो है ये वोलोनिया क्षेत्र में रहते थे। कौन सी भाषा बोला करते थे? फ्रेंच भाषा बोला करते थे। ठीक है, इसी के साथ ये 1% जो बचा, वहां पर कौन रहता था? जर्मनी के लोग रहा करते थे, जिनको जर्मन कहते हैं। केवल 1% लोग हैं जो बेल्जियम में जर्मन के नाम से रहते हैं।
59%। अच्छा, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कई बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, पूछेगा कि डच भाषा बोलने वाले लोग किस क्षेत्र में रहा करते थे, बेल्जियम के किस क्षेत्र में रहा करते थे डच भाषा बोलने वाले लोग। तो याद रखिएगा फ्लेमिश क्षेत्र में। वलोंगिया क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोला करते हैं, तो बताना है आपको फ्रेंच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कितने परसेंट होते हैं, तो आपको बताना है 40%। फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने परसेंट हैं, तो बताना 61% लोग रहते हैं। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कि बेल्जियम की जो जनसंख्या के बारे में लगभग कितनी है, तो तुरंत आपको बताना है 1 करोड़ रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे हमको डाउट है। हम प्रयास करेंगे कि उस चीज को हम दूर कर सके जो आपका डाउट होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बेल्जियम में जब ये सारी चीजें हैं, देखिए जनसंख्या इनकी ज्यादा है, किसकी, डच वालों की। फ्रेंच वालों की जनसंख्या कम है। तो जो सत्ता पर प्रभुत्व होगा, समृद्ध जिसको कहा जाता है, वो कौन होंगे, फ्रेंच भाषी लोग। ये कैसे थे, समृद्ध थे। समृद्ध थे, कैसे रहा करते थे, समृद्ध थे। और क्या थे, शिक्षित थे। समृद्ध थे, शिक्षित थे। शिक्षित मतलब पढ़े लिखे थे, पैसा था, धनवान भी थे। ये भी कह सकते हैं क्या थे, धनवान थे, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, पैसा भी इनके पास था। और सत्ता की बात करें तो सत्ता पर कब्जा भी इन्हीं का था। सत्ता पर कब्जा भी इन्हीं का था। ठीक है, अब जब सत्ता पर कब्जा इनका है, जनसंख्या इनकी कम है, तो जब फ्लेमिश क्षेत्र में जो रहने वाले हैं 59%, यानी डच भाषा बोलने वाले लोग, इनको कहीं गिना ही नहीं जाता था। यानी जो भी चीजें हुआ करती थी वो किनके लिए हुआ करती थी, केवल फ्रेंच भाषी लोगों के लिए, फ्रेंच भाषा बोलने वालों के लिए ही हुआ करती थी। यानी जैसे आप मान के चलिए कि अगर किसकी कोई वैकेंसी निकलती है, तो उसमें प्राथमिकता दिया जाता है किसको, फ्रेंच भाषा वालों के लिए, न कि फ्लेमिश वालों के लिए। यहां तक आपका ये मैटर क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एक, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका कैसा देश है, द्वीपीय देश है, जो भारत के तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत से ही, भारत का तमिलनाडु और उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका है। और ये इसकी आजादी के बाद की यहां की जो दशा हुई वो बेल्जियम से कहीं अलग थी, बहुत ज्यादा अलग थी बेल्जियम से। और इसकी अगर हम जनसंख्या की बात करें, इसके जनसंख्या की बात करें तो लगभग 2 करोड़। इसकी जनसंख्या लगभग कितनी होगी, 2 करोड़ होती है। यहां के अगर हम सामाजिक ढांचे की बात करते हैं कि यहां पे जो सामाजिक ढांचा है वो किस तरीके का है, तो यहां पर भी 2-3 तरीके के लोग मिलते हैं। सबसे पहला जो होगा सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय, ठीक, या सिंहली ये इनका जो धर्म था, इनके अगर हम धर्म की बात करें तो ये क्या थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्मी है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, सिंहली भाषा बोला करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपके आते हैं तमिल आता है। अच्छा, सिंहली कितने परसेंट थे ये भी आवश्यक है, ये आप जान लीजिए कि सिंहली कितने परसेंट थे। तो याद रखिएगा सिंहलियों की जो संख्या थी, कुल जनसंख्या का श्रीलंका में 74% सिंहली रहते थे।
ठीक है। और तमिलों की जो संख्या थी वो 18% हुआ करती है। ठीक है, कितने परसेंट? 18% सिंहली हुआ करते थे, और तमिल हुआ करते थे 18%। और तमिलों को दो भागों में बांटा गया था, एक था मूल तमिल, और दूसरा हुआ करते थे भारतीय तमिल। मूल तमिल और भारतीय तमिल। ठीक, मूल तमिल और भारतीय तमिल टोटल मिलाकर कितने परसेंट हुआ करते थे? 8%। इसमें ये कौन सी भाषा बोला करते थे? तमिल क्या थी इनकी? भाषा थी। ठीक है, कौन से धर्म को मानते थे? तो ये हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है, कौन से धर्म को माना करते थे? हिंदू धर्म को माना करते थे, या अन्य जाति समूह के भी इसमें थे। ठीक है, हिंदू और आदि इसमें थे। इसके अलावा 7% जो थे, 7% ये क्या थे? ईसाई थे। 7% ईसाई थे। और इन ईसाइयों की जो भाषा थी, इनकी अगर हम भाषा की बात करें कि ये कौन सी भाषा बोला करते थे, तो इनमें से कुछ सिंहली व तमिल, कुछ कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल। दोनों प्रकार की भाषा का ये उपयोग किया करते थे। 74% सिंहली, 18% तमिल, मूल तमिल और भारतीय तमिल दोनों सम्मिलित। भारतीय तमिल से क्या मतलब है? भारतीय तमिल से मतलब है कि जब भारत में बागानी व्यवस्था थी, तो बागानी व्यवस्था के तहत यहां से लोगों को काम करने के लिए श्रीलंका ले जाया गया। वहां पर ये रहकर ही काम किया करते थे। और आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो आजादी के बाद ये वहीं पर रहने लगे, जिन्हें कहा गया भारतीय तमिल, यानी भारत से जाकर रहने वाले। इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय तमिल। मूल तमिल का मतलब जो वहीं पर रहते थे और तमिल भाषा बोला करते थे। ठीक है, 7% कौन था? ईसाई थे। ठीक है, भाषा कौन सी थी इनकी? सिंहली और तमिल हुआ करती थी। और तमिल कितने थे? 18%, यानी हिंदू धर्म और भी जो समुदाय थे उन धर्मों को माना करते थे। सिंहली कौन सी भाषा बोला करते थे? और सिंहली खुदी भाषा है। बौद्ध धर्म के लोग कौन सी भाषा बोला करते थे? सिंहली भाषा का उपयोग करते थे। कितने परसेंट थे? 74% ये रहा करते थे। यहां तक का मैटर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि 1948 श्रीलंका का यहां पर क्या हुआ? श्रीलंका आजाद हुआ। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद जो श्रीलंका की सत्ता थी, वो सत्ता चली आई किसके हाथों में? सिंहली, यानी बौद्ध धर्म के लोगों के हाथों में आ गई। पूरी सत्ता बौद्ध धर्म के लोगों के हाथों में आ गई। और ये भी वही काम करने लगे जो यहां पर ये लोग किया करते थे। कौन सा? यही कि जिसके हाथ में सत्ता, वो प्रभुत्व, शक्तिशाली, सक्षम। यहां पर भी लोगों में क्या हुआ? जब सारी चीजें सिंहली के पास आ गई, ठीक है, और सारी चीजें किसके लिए हो रही? केवल सिंहली के, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। वही चीजें यहां पर हो रही। हम दोनों देशों के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहते हैं, सत्ता की साझेदारी को स्पष्ट करना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। आगे देखिएगा क्या होने वाला है, क्या अंतर है दोनों देशों की सत्ता में। यहां पर जब सत्ता किसके हाथ में थी? फ्रेंच वालों के हाथ में, संख्या में कम थे। इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया। अपने संविधान में संशोधन किया। अपने संविधान में क्या किया? संशोधन किया। कैसा संशोधन? 4 संशोधन। कितने संशोधन किए? 4 संशोधन। क्यों करना पड़ा संशोधन? क्योंकि सत्ता पर जब फ्रेंच भाषी लोग थे तो इन्हों को लगा कि अब पूरी सत्ता हमारे हाथ में है, तो हम चाहे जो करेंगे। लेकिन इससे फ्लेमिश क्षेत्र वाले नाराज हो गए, डच भाषा वाले नाराज हो गए, ऐसे कैसे कर सकते हो?
हमारा भी देश है, हम इस देश में रहते हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, 59% हम हैं, तुम 40% होकर ये कैसे कर सकते हो? हमारा भी कुछ अधिकार है। जब इन लोगों ने देखा कि डच भाषा वाले लोग नाराज हो गए, तो इन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन कर डाले फटाफट, ताकि क्या न होने पाए, देश गृह युद्ध में ना जाए। अगर ये काम ना होता तो जाहिर सी बात है कि बेल्जियम में गृह युद्ध होना तय था और जरूर होता। लेकिन इस चीज से बचने के लिए इन्होंने अपने संविधान में फटाक से कितने संशोधन कर दिए? 4 संशोधन कर लिए। ठीक है, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बाहर से आए हुए लोगों को बेगानापन ना महसूस हो, बेगानापन ना महसूस हो। ठीक, कोई अकेला ना महसूस करे कि हम इस देश में आए, हमारी कोई परवाह ही नहीं करता, हम यहां क्यों रहे, चलते हैं किसी दूसरे देश में, ना महसूस हो। और देश गृह युद्ध में ना जाए, देश में क्या ना हो, गृह युद्ध ना हो। इन चीजों से बचने के लिए उन्होंने फटाक से 4 संशोधन कर लिए, और यही गलती श्रीलंका कर गया। इसने किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया, और सिंहलियों ने, बौद्ध धर्मी लोगों ने, यहां तक कि इन्होंने एक संविधान बनाया, और संविधान में इन्होंने कहा कि सिंहली भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। सिंहली को क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। सिंहली क्या बन गई? राष्ट्रीय भाषा हो गई। अब यहां पर इनकी अवहेलना हो गई तमिल वालों को। तमिल वालों को ऐसा लगा ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। क्या हम इस देश के वासी नहीं है? क्या हम कहीं बाहर से आए हैं? हम भी कुछ ना कुछ करेंगे और करके मानेंगे। दोनों समुदाय के बीचों में तनाव उत्पन्न हो गया। दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे देखकर। ठीक है, इतना ही नहीं, इन्होंने बौद्ध धर्मी लोगों को, बौद्ध धर्मी लोगों को प्राथमिकता दे दी। प्राथमिकता दी, किसमें प्राथमिकता दी? नौकरियों। जो उच्च पद थे, उच्च पदों पर, उच्च पदों पर कौन जाएगा? बौद्ध धर्मी लोग, यानी सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को ही, बौद्ध धर्म के को मानने वाले लोगों को ही सबसे पहले नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन पोस्टों पर सबसे पहले कौन जाएगा? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जाएंगे, या सिंहली भाषा बोलने वाले लोग जाएंगे। इतना सारा कुछ हो गया, इन लोगों के मन में तो कुछ बात चलेगी, बिल्कुल चलेगी। कौन सी बात चली भाई? इनके मन में चल रहा था कि यार सारी चीजें तो ये अपने लिए कर रहे हैं, सत्ता में ये है, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा। दोनों के बीच तनाव, लगातार तनाव बढ़ता चल गया। ये लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सत्ता में संपूर्ण यही है। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना कि हम पार्टी बनाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाना शुरू किया, छोटे छोटे संगठन बनाए। संगठन, इनका संगठन बनते हुए देख इनके मन में थोड़ा सा ईर्ष्या उत्पन्न हुई, और परिणाम ये निकला कि पूरा श्रीलंका गृह युद्ध में चला गया। गृह युद्ध में चला गया, यानी श्रीलंका में शुरू हो गया गृह युद्ध। और कारण क्या था? इसने अपने संविधान में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया। और वही बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन करके देश को गृह युद्ध में जाने से बचा लिया। क्या किया इसने? सत्ता की साझेदारी की, सत्ता को बांटा लोगों के साथ। किस तरीके से? सत्ता के कई पार्ट कर दिए होंगे, यही संशोधन है इसमें। लेकिन इनका जो संशोधन है वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।